स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है, उसके बारे में। और बेसिकली ये फर्स्ट टर्म का रहेगा 2021 और 22 के लिए। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए मैंने इसे हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके विद आंसर के साथ में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह से आया है और आंसर किस तरह से इसके लिखने हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये जो वीडियो है वो लाइव चल रही है, तो साथ ही साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न है उसका आंसर बताऊंगा, उसी के साथ साथ आप मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर बताइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी अभी कितनी है, ठीक है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो, आपको सामान्य निर्देश हमेशा पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे पहला है कि इस प्रश्न पत्र में ABC 3 खंड हैं। दूसरा है कि 24 प्रश्नों में से जो खंड A है उसमें 20 प्रश्न करने हैं, खंड B में 24 प्रश्नों में से 20 प्रश्न करने हैं, खंड C में 12 प्रश्न हैं जिसमें से कोई 10 आपको करने हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको टोटल जो है वो 60 प्रश्नों में से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 50 है, 50 प्रश्नों में से कुल 40 प्रश्न करने हैं। उसके बाद और बाकी के आगे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल इसमें जो है कुल 60 प्रश्न हैं, जिसमें से बाकी अभी प्रश्न और भी आएंगे आगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए है। यहाँ पे सेक्शन ए में क्या है कि कुल 24 प्रश्नों में से आपको कोई 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, नव स्वतंत्र देशों को किसी भी गठबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला जब से यह बनाया गया। क्या बना जब से कि उन्हें कि किसी भी गठबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला है? नाटो, सेंटो, वार्सा संधि या NAM यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका सही आंसर है आंसर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, महाशक्तियों के लिए छोटे छोटे जो राज्य थे वो महत्वपूर्ण थे। इसके संदर्भ में ऑप्शन है महत्वपूर्ण संसाधन, क्षेत्र, आर्थिक सहायता, ठीक है। फिर ये कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन ही है कि सही विकल्प की पहचान करें। पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो की जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सोवियत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ऑप्शन पहला है सोवियत संघ के बीच एक जटिल संचार था, सही है। इसमें एक जटिल मशीनरी उत्पादन प्रणाली और परिवहन क्षेत्र था जो दक्षता के साथ इसके दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, सही है। इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग था जो पिन से लेकर कारों तक हर चीज़ उत्पादन स्वयं ही करता था, सही है। फिर है 1992 में इसका विघटन हो गया, ये गलत है क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग ने नीति अपनाई। नीति आयोग के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा मेक इन इंडिया, भारत में मेक इन इंडिया की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, NAM पर विचार रखने वाले 3 नेता कौन थे? इनमें 3 नेता के नाम दिए हैं और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसका सही जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ राज टीटो और गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। यानी कि नेहरू और नेहरू, टीटो और नासिर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 7,
पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पटकाई हिल्स, चगाई हिल्स, नागा हिल्स या कारगिल हिल्स? तो पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण जो है वो चगाई हिल्स पे किया था। कहाँ पे? चंगाई हिल्स पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नव स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 3 चुनौतियाँ थीं, जिसमें से सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकता की, यानी कि पूरे विश्व में विश्व में नहीं, भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता कैसे की जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? पहला, नव उपनिवेशित देशों को स्वतंत्र नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना, सही है। किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार, सही है। वैश्विक आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन पर ध्यान देना, सही है। तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है कि वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने कभी भी तटस्थता की नीति का पालन किया ही नहीं था। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्व व्यापार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रसंघ और विश्व बैंक। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी राष्ट्रसंघ की, फिर विश्व बैंक की, और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है। यहाँ तक के प्रश्न आई होप बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत प्रौद्योगिकी परमाणु के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। आई होप बच्चों समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने पोखरण में अपना जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया था? किस वर्ष किया था? 2 परमाणु परीक्षण किए थे, वो कब किए थे? 1978 और 1991, 71 और 92, 74, 98, 74 और 96? तो इसका सही आंसर है 1974 पहला किया था इसने, और 1998 में किया था, जब ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, अरब क्रांति निम्नलिखित में से किस देश से आगे नहीं बढ़ी? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया तो जो ट्यूनीशिया है ये अफ्रीका का एक महाद्वीप का छोटा सा देश है। अरब क्रांति जो है वो मेन जो शुरू हुई थी वो यहीं से हुई थी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस देश से आगे नहीं बढ़ी। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ईरान। ईरान से अरब क्रांति जो है वो आगे नहीं बढ़ी थी। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति हो गई, सही है। CIS का जन्म हुआ, सही है। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में परिवर्तन हुआ, सही है। मध्य पूर्व में संकट, ये गलत है। ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है। ये 3 प्रमुख उद्देश्य दिए हुए हैं। अब इसमें जो सही ऑप्शन है हमें वो छांटना है। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन 3 जो है ये सही है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही है। ठीक है। यानी कि कड़ी मेहनत से अर्जित जो स्वतंत्रता है उसे सुरक्षित रखना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच एक विवादित स्थल नहीं है? पहला, डोकलाम विवादित स्थल है। गलवान घाटी ये तो बहुत ही विवादित स्थल है। देवसांकी ये भी विवादित स्थल है। लिपू लेख पास ये विवादित स्थल नहीं है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निजाम जो कि हैदराबाद का शासक था, इसने हैदराबाद के लिए एक स्वतंत्र ये स्वतंत्र राज्य का दर्जा चाहते थे, इसलिए इसने नवंबर 1947 में भारत के साथ बातचीत के दौरान डैश यानी कि कितने वर्षों के लिए
भारत के साथ ठहराव यानी कि समझौते का आह्वान किया, और ये भारत के साथ कितने वर्ष तक चला? आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 6 महीने। तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम होती है। ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो क्या था? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु आई होप आपको सभी को ही पता होगा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता है। किसे? क्यूबा मिसाइल संकट को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? एक गैर सरकारी संगठन। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से विषम यानी कि जो सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सही है। भारत का विभाजन 1947 सही है। भारत की स्वतंत्रता 1947 ये भी सही है। रियासतों की संख्या ये गलत है, क्योंकि रियासतों की संख्या जो थी वो जहाँ तक मुझे याद है लगभग 565 के आसपास थी। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 12, भारत चीन का जो विपक्षी दलों पर प्रभाव था वो क्या पड़ा? भारत और चीन का जो युद्ध था उसका विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा था? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ही ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, नीचे विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से चुनना है। तो केवल पहला सही है, यानी कि सीपीआई जो सोवियत संघ के पक्ष में थी वो कांग्रेस के साथ नज़दीकी उसकी बढ़ गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, रूसी क्रांति जो थी वो किसके आदर्शों से प्रेरित थी? डैश इसके विरोध के रूप में पूंजीवाद और एक की ज़रूरत थी डैश कौन सा समाज? तो यहाँ पे आएगा समाजवाद और यहाँ पे आएगा समतावादी। ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है समाजवाद और समतावादी ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसमें से जो कथन असत्य है वो है सेकंड वाला कि जम्मू और कश्मीर विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। इनके जम्मू और कश्मीर के जो शासक थे वो भारत में विलय का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसके मतलब उस पर हस्ताक्षर करने के लिए ये तैयार था, जो कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ के शासक कभी भी भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे। ठीक है। तो आई होप अभी तक के जो प्रश्न हैं, जो 24 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम सेक्शन सेकंड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जो प्रश्न हैं आप एक बार सभी अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको पता चल जाएं। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं खंड बी यानी कि सेक्शन बी की। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुल 23 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको कुल 20 यानी कि 20 का आंसर देना है। सबसे पहला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान युद्ध क्यों नहीं हुआ था? तो इसका जो सही आंसर वो है प्रतिरोध के सिद्धांत के कारण। किसके कारण? प्रतिरोध के सिद्धांत के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्यों बना? तो इसके संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से जो सही है वो हमें बताना है। तो इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं। एक तो है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत सीट विरासत में मिली थी, और बोरिस येल्त्सिन गोर्बाचेव की तुलना में अधिक करिश्माई नेता थे। तो इस संदर्भ में जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन 4 है, बी और डी, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। इसके बावजूद नेता आज़ादी के बाद इसके खिलाफ थे। क्यों? तो इसका सही आंसर है कि आज़ादी और विभाजन के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। व्यवधान और विघटन का कारण भी बन सकता है। क्या? भाषा के आधार पे। तो इस संदर्भ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, पहला और दूसरा ये सही है। ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मध्य एशियाई गणराज्य तक अवसर की वैश्विक उपलब्धता जो थी वो क्यों नहीं बढ़ पाई थी। तो ये देशों में जो सत्तावाद फैला हुआ था, देशों में सत्तावाद जो फैला हुआ था, इसकी वजह से अवसर की वैश्विक समानता मध्य एशियाई गणराज्यों तक नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है वो सही नहीं है। तो तर्क जो तीसरा है ये सही नहीं है कि मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा जाए। मुस्लिम लीग ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं था, बल्कि मुस्लिम लीग चाहती ही नहीं थी कि भारत का एकीकरण हो। ठीक है, तो ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने 1971 में सोवियत संघ के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और क्यों किए थे। तो बांग्लादेश संकट के दौरान भारत को राजनीतिक और सैन्य सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए भारत सरकार ने 1971 में सोवियत संघ के साथ संधि पर करता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता है। ये वाला कथन गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल यानी गराज बिक्री का संबंध किससे है। तो ये है शॉक थेरेपी से। ये भी बहुत ही आसान है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है, तो शॉक थेरेपी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या है कि अभिकथन और कारण दिए हैं। अभिकथन क्या है कि शीत युद्ध ना तो युद्ध था, ना ही सशस्त्र सैन्य संघर्ष और ना ही शांति की स्थिति, बल्कि यह असहज शांति की स्थिति थी। कारण, शीत युद्ध चतुर चालों, प्रचारक और राजनीतिक संघर्ष गतिविधियों द्वारा नहीं लड़ा जा रहा था। इसमें से जो सही आंसर है वो ये है कि अभिकथन यानी कि ये जो बताया गया है ये सही है, लेकिन जो कारण है ये कारण गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 हमारा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किस स्थिति को नई विश्व व्यवस्था के नाम का करार दिया, यानी कि किस नई स्थिति को विश्व व्यवस्था का टैग दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ का सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की अनुमति दी थी, इसे ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना गया था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 कि अरब क्रांति का परिणाम क्या था। अरब क्रांति जो थी इसका परिणाम क्या था। तो इसका परिणाम था निरंकुश तानाशाही। निरंकुश तानाशाही को समाप्त करना उसका उद्देश्य भी था, जो कि बाद में ये तानाशाही इसका परिणाम बन भी गया। क्वेश्चन नंबर 37, जहां सरकार एक संघ के रूप में कार्य करती है वहाँ तकनीक की मदद से बढ़ावा देने के लिए एक नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका सही विकल्प चुनें, क्योंकि यह सहकारी होता है और यह सुविधाकर्ता भी होता है। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में सहकारी और सुविधाकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 36, एक सेकेंड, 36, योजना आयोग की जगह नीति आयोग क्यों लाया गया था। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाने का जो मुख्य काम था वो था कि विकास की कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता थी, और अधिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, और अधिक विचारों वाले व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इसलिए योजना आयोग की जगह नए आयोग नीति आयोग को लाया गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, दुनिया की समकालीन वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र कैसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसका सही आंसर है मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में
अधिक मुखर यानी कि अधिक जागरूक होकर और उसमें जो ये परिवर्तन होते हैं कि मानवाधिकारों को उल्लंघन ना हो, हनन ना हो, ऐसे परिवर्तन का आह्वान करके। ठीक है, अगले देखिए क्वेश्चन नंबर है 40। एक सेकेंड, हाँ 40 है। पहला है अभिकथन कि अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यह थी कि 12 राज्यों ने यह घोषणा की कि यदि यूरोप या उत्तर में उनमें से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला अगर सशस्त्र हमला होता है तो यह हमला अमेरिका के उन सभी राज्यों पर हमला किया माना जाएगा। और कारण है प्रत्येक राज्य दूसरे की मदद करने के लिए बाध्य होगा। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन फर्स्ट है कि अभिकथन और कारण जो हैं वो दोनों ही सही हैं, और कारण अभिकथन जो है इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 41। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन यहाँ से मिट गया है। बेसिकली ये जो लिखा है यहाँ पे, ये अभिकथन लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारण जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में स्थायी सीट के संदर्भ में भारत का दावा है। इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है, भारत के दावे के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो भारत के संदर्भ के दावे में जो पहला कथन है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय योगदान दिया है। आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कोई बड़ा वित्तीय योगदान नहीं दिया है और इसके भुगतान पर वो हमेशा लड़खड़ाता रहता है, इनके भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, दलों और समूहों ने यह विश्वास जताया कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि
अमेरिकी गुट ने लोकतंत्र समर्थक होने और पूंजीवाद को बढ़ावा देने का दावा किया था, ऐसा कुछ राजनीतिक दलों और समूहों का मानना था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हमारा जो सेक्शन सी है जिसमें टोटल 12 प्रश्न है, ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 12 में से किन्हीं 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 49 है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उसका उत्तर दीजिए। तो चित्र ये वाला है, देखिए यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है और इसी के आधार पर प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई मांगों के कारण बनने वाला जो पहला राज्य था उसे चुनिए। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या है? आंध्र प्रदेश। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो इसका सही आंसर है 1953 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 50 कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और उसका उत्तर दीजिए। यह लोगो, ये जो लोगो है वो किसका प्रतीक है? तो ये लोगो विश्व शांति का प्रतीक यहाँ पे माना गया है। अब है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था इस पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है 51। कितने? 51 राज्यों ने। अगला है 51 क्वेश्चन नंबर। ये एक कार्टून दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है कि यह तस्वीर जो संदेश देती है वह संदेश क्या है? तो ये तस्वीर जो है वो ये संदेश देती है कि दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का प्रभाव काफ़ी है, उसके लिए गलत कारण चुनिए। तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने पर अमेरिका सबसे कम शक्तिशाली देश था। ये गलत है, अमेरिका हमेशा से ही शक्तिशाली देश रहा है, बल्कि जब से संयुक्त राष्ट्र संघ आया है तब से वह काफ़ी और शक्तिशाली हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है एक गद्यांश। इस गद्यांश के आधार पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़िए और बाकी का यहाँ पे देखिए ये जो गद्यांश है दिए हुए हैं। ठीक है, इस गद्यांश के अंदर जो कंटेंट दिया गया है ये तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको प्रश्न उत्तर की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कि 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ था वो काफ़ी दर्दनाक साबित क्यों हुआ था? तो इसका सही आंसर ये है कि यह जनसंख्या का सबसे अचानक, सबसे बड़ा, सबसे अनियोजित और दुखद हस्तांतरण रहा था। इसीलिए 1947 में लगभग 80 लाख लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा था, इसीलिए इसे दर्दनाक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 विभाजन के मार्ग में कौन कौन सी बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी? तो इसका जो है ऑप्शन 4 ए और बी दोनों। ए और बी से यहाँ से मतलब है कि ये जो दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में मुस्लिम क्षेत्रों की एक भी पट्टी नहीं थी, सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 हमारा सही है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि विश्व में भारत की स्थिति क्या होती यदि भारत का विभाजन नहीं होता? आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। भारत प्रादेशिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राष्ट्र होता, भारत ने विश्व परिदृश्य में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो ये जो है वो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि पाकिस्तान के निर्माण के निर्णय के मतलब पाकिस्तान का जो निर्माण था इसका निर्णय का कारण क्या था? उस कारण के रूप में एक गलत रूप का चयन कीजिए, यानी कि कारण के रूप में एक गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए।
तो ये इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड। 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम घटे थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक के लिए एक और गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़िए, ठीक है, और बाकी मैं आपको प्रश्नोत्तर बताता हूँ। इस गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको सीधा का सीधा आंसर बताता हूँ। तो आंसर देखिए, पहले उपयोग नहीं, यह नीति समीक्षा और परिवर्तन क्यों किया गया। भारत के द्वारा जो पहले उपयोग की नीति की समीक्षा और परिवर्तन क्यों किया गया, तो ये इसलिए किया गया ताकि भारत की क्षेत्रीय और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत डैश में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, सीटीबीटी के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो सीटीबीटी के लिए ऑप्शन थर्ड जो है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये ऑप्शन इसके लिए सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 59 है कि भारत की परमाणु नीति निम्नलिखित में संकल्प दोहराती है। तो भारत की परमाणु नीति निशस्त्रीकरण और क्षेत्रीय शांति की स्थापना के लिए अपना परमाणु नीति का संकल्प दोहराती है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत की विदेश नीति कई कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रेरित है। गलत का चयन कीजिए। तो गलत है इसमें अलायंस बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन सी के ये जो 12 प्रश्न थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके चित्र वाले थे और गद्यांश वाले थे। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जिसमें आपको सभी के सभी प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पे पता चल गए। और ये जो PDF है बच्चों वो आपकी इंग्लिश मीडियम में थी, हिंदी मीडियम में इसे ट्रांसलेट करने में, इस तरह से एडिट करने में काफ़ी टाइम लगा है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का विद सॉल्यूशन के साथ में, और वो भी हिंदी मीडियम में, पता लग जाए। तो यही था हम बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।